नमस्कार। कोविड की सेकंड जो वेव अभी हिमाचल में चल रही है उसमें जो राज्य सरकार की तरफ से जितने स्टेप उठाए जा रहे हैं उनमें लॉजिस्टिक्स के हिसाब से हम देखें तो बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अब भी बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिनको लेकर थोड़ा और क्लैरिटी और बाकी सारी चीजें करने की जरूरत है। हम कोविड डेथ जो है उनको कम नहीं कर पा रहे हैं और उसकी एक वजह यह है कि जो होम आइसोलेशन में लोग हैं वो या फिर जो लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं उनको टैप करना जरूरी है। दूसरी बात ये कि वैक्सीन को लेकर शॉर्टेज पहले से चल रही है। 18 से 44 साल की जो एज ग्रुप है उसको जो वैक्सीन के स्लॉट्स हैं वो बड़ी मुश्किल से बुक हो पा रहे हैं और आने वाले महीने के लिए भी हमारे पास वैक्सीन का स्टॉक उतना नहीं है जितना कि अभी इस पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए चाहिए। जहां तक टेस्टिंग की बात है, टेस्टिंग को इम्प्रूव जरूर किया गया है, लेकिन होम में डोर टू डोर टेस्टिंग, क्योंकि अगर हमने होम आइसोलेशन के पेशेंट्स के अलावा जो सिम्टोमेटिक है उनको अगर देखना है तो डोर टू डोर टेस्टिंग की अभी जरूरत है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बड़े सारे राज्य कर चुके हैं कि जो कोविड डेथ है उसमें सरकार मुआवजा देती है कि नहीं। इन सारे सवालों को लेकर हमने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की है और वो बात अब हम आपके साथ जो ये बातचीत है वो साझा कर रहे हैं। ये कोविड डेथ का जो मुआवजा है राज्य सरकार किस फॉर्मेट पे काम कर रही है इन मौतों को कंपनसेट करने के लिए, वो बात इसमें करेंगे। और इसके साथ दो महत्वपूर्ण बातें और भी आपको बताएंगे कि जो मुख्यमंत्री की बजट घोषणाएं हैं, कोविड के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है और कोविड के दौरान जितना रिसोर्सेज सरकार के लग रहे हैं उसके बाद जो बजट अनाउंसमेंट्स हैं वो किस तरह से पूरी होंगी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरा जो कर्मचारियों से रिलेटेड है कि जो नया वेतन आयोग पंजाब ने जो रिपोर्ट आयोग की है वो वहां आ गई है, उसके बाद हिमाचल सरकार इसको किस तरह से लागू करने की सोच रही है। इन सारे सवालों को हमने बात की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से और क्या उनके जवाब थे वो आप सुनिए। सर, हिमाचल में अभी तक जो कोविड की स्थिति है पहली वेव से लेकर अब तक जो हमारा लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो कैपेसिटी एनहांसमेंट है, वो सरकार कितनी कर चुकी है? देखिए, जहां तक पहली वेव थी वो तो शुरुआत थी, उस वक्त हमको प्रिपरेशन साथ साथ में शुरू करनी पड़ी थी उस वक्त। लेकिन सेकंड फेज की इस वेव के लिए हमारी प्रिपरेशन पहले से भी थी। काफी चीजों को लेकर के हमने सारे सिस्टम को स्ट्रेंथन कर दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। लेकिन उसके बाद जब ये वेव आ गई तो उसके बाद हमने बहुत तेज गति से उसमें बढ़ोतरी की है। जैसे हम इस बात को कह सकते हैं कि अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में अगर बेड कैपेसिटी की अगर बात है, क्योंकि इस वेव में हमने देखा कि संक्रमण बहुत तेजी से फैला। संक्रमण तेजी के साथ फैलने के साथ साथ में डेथ भी बहुत बड़ी संख्या में बहुत ज्यादा हुए। तो अब सीधी सी बात अगर मैं कहूं, अगर हिमाचल प्रदेश में जहां हमारे पास बेड कैपेसिटी फर्स्ट फेज के लगभग 1200 के लगभग थी, 1100-1200 के लगभग बेड कैपेसिटी थी, आज वो बेड कैपेसिटी हमने 5000 तक पहुंचाई है, 5000 तक पहुंचा दी उस बेड कैपेसिटी को। बहुत बड़ा इंक्रीज, मैनीफोल्ड इंक्रीज उसमें मैं कह सकता हूं। और इसी तरह से ऑक्सीजन को लेकर के, क्योंकि इसमें अब के इस वायरस में देखा गया कि ऑक्सीजन की बहुत बड़ी आवश्यकता। आप कंपैरिजन करो कि फर्स्ट फेज में हिमाचल प्रदेश में पूरी स्टेट में वेंटिलेटर पर जो पेशेंट होते थे, जब पीक था नवंबर और दिसंबर में, वो संख्या 12-15 होती थी। आज लगभग जो है वो 480 के लगभग जो लोग जो वेंटिलेटर पर हैं, जो ऑक्सीजन पर हैं, तो ये संख्या एक बहुत बड़ी संख्या है। तो वेंटिलेटर की संख्या भी हमने हिमाचल प्रदेश में काफी बढ़ाई है और जहां 50 वेंटिलेटर उस वक्त हुआ करते थे, आज वो वेंटिलेटर की संख्या हमारी 500 से अधिक है। इसके अतिरिक्त और भी चीजों को लेकर के ऑक्सीजन से रिलेटेड मैं कह रहा हूं, तो ऑक्सीजन की हमारी स्टोरेज कैपेसिटी हमने 25 मीट्रिक टन तो अभी हाल ही में बढ़ाई है हमने। हमारे पास जहां हिमाचल प्रदेश में जो डी टाइप जो सिलेंडर थे वो बहुत कम थे और लगभग 2500 के लगभग थे, और अब जाकर के वो हमारे पास वो 6000 के लगभग जो है हिमाचल प्रदेश में हमारे डी टाइप सिलेंडर, यानी कि हमारे कैपेसिटी को उसको इनहांस किया है। अभी हमने जिस प्रकार से केंद्र से आग्रह किया, विशेष तौर से जो हमको केंद्र से ऑक्सीजन का कोटा 15 मीट्रिक टन निर्धारित किया था, हमने कहा इसको बढ़ाइए, इसको डबल करिए 30 मीट्रिक टन। अब हमने और ज्यादा कहा कि इसमें
क्योंकि अभी तक हिमाचल में ऐसा लगता है कि हो सकता पीक अभी तक आना बाकी हो। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मामले लगभग जो हम प्लेटू पर हैं, एकदम ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ मतलब आ रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने कहा कि इसको 40 मीट्रिक टन करना चाहिए हिमाचल के संदर्भ में। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजों को लेकर के कुछ चीजों की जरूरत जिस तरह से बीच में पड़ती रही हम अरेंज करते रहे, और वेंटिलेटर से रिलेटेड कुछ एक इक्विपमेंट्स की जरूरत जो पड़ी हमको, जिसमें रेगुलेटर्स हैं, जिसमें और चीजों को लेकर के जो टेक्निकल सपोर्ट के लिए जो हमको कुछ चीजों की जरूरत रही, तो वो सारी चीजें हमने उपलब्ध कराने की हमने कोशिश की है। सर, अब जिस तरह से हिमाचल में जो होम आइसोलेशन में पेशेंट हमारे यहाँ ज्यादा है, और दूसरा जो अभी ये लग रहा है कि गांव में स्प्रेड वायरस का ज्यादा है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए सरकार की क्या पॉलिसी रहेगी? क्या हम डोर टू डोर टेस्टिंग वाला एक जो मीडियम है उसको लेंगे? निश्चित रूप से जहां तक अभी जो टेस्टिंग की प्रक्रिया हमारी चल रही है, हालांकि टेस्टिंग हमने काफी बढ़ाई है। पहले शुरू के दौर में 6,000 और 7,000 के बीच में टेस्टिंग होती थी, अब हम टेस्टिंग में 12-15 हजार तक जा रहे हैं, डेली जा रहे हैं। लगभग डबल से भी ज्यादा हमने कैपेसिटी इसमें बढ़ाई है। लेकिन बीच में कठिनाई जरूर आई थी थोड़े वक्त के लिए। कुछ हमारे जो टेक्नीशियन जो है वो कोविड से संक्रमित हो गए थे, जिसके कारण थोड़ी दिक्कत आई थी। लेकिन अब हमारे पास बैकलॉग नहीं है, हम बिल्कुल 24 घंटे के अंदर टेस्ट की रिपोर्ट देने की स्थिति में वर्तमान में है। जहां तक होम आइसोलेशन की आप बात कर रहे हैं, होम आइसोलेशन में बड़ा नंबर है। मैं देख रहा हूं कि लगभग 75-80% का टोटल हमारा एक्टिव केस जितने भी हैं वो जो अपना ट्रीटमेंट घर में कर रहे हैं, होम आइसोलेशन में कर रहे हैं। तो उसके लिए मैकेनिज्म हमने डेवलप किया है। आशा वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर और नियर पीएससी है, सीएससी है, नियर बाय जो वहां से डॉक्टर उनको बार बार संपर्क करते हैं, और पंचायती राज संस्थाओं के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनके घर में विजिट कर रहे हैं। जहां तक कि अब तो एमएलएस भी विजिट कर रहे हैं उनके घर में, उनका हालचाल पूछने के लिए। और जहां अगर किसी को ज्यादा दिक्कत होती है उनको तो हॉस्पिटल में फिर शिफ्ट करने के लिए हमने कहा है कि तुरंत उनको हॉस्पिटल में बिना डिले के शिफ्ट करिए। जहां तक और जहां इसमें हम देख रहे हैं जो ज्यादा फोकस हमको करने की आवश्यकता है, वो आवश्यकता है, बहुत बड़ा नंबर ऐसा है अभी तक भी जो अभी तक होम आइसोलेशन में भी नहीं है, जिसने टेस्ट किया नहीं, लेकिन उसके बावजूद होम आइसोलेशन नहीं है और वो जो है वायरस से संक्रमित है, वो सर्दी जुकाम मान करके बैठ करके जो है उसका ट्रीटमेंट घर में कर रहा है। वो अपने आप भी संक्रमित है और लोगों को भी संक्रमित कर रहा है। उनसे मेरा विशेष तौर से आग्रह है कि अगर थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत है, तुरंत जा करके वो टेस्ट करें, ताकि अगर उनको कोविड का संक्रमण पहुंचा है, वायरस पहुंचा है, तो तुरंत जो है वो आइसोलेट करके अपने आप ट्रीटमेंट शुरू कर सके। उसके लिए हमने एक चीज को सोचा है कि हम विशेष तौर से अब अभियान के तौर पर काम करने की जरूरत है। जैसे हमने एक्टिव केस फाइंडिंग की एक प्रोसेस शुरू की थी 2 बार पिछली दौरान, उसी प्रकार से उसी तरह पर लगभग उसी तरह से, लेकिन हम सोच रहे हैं उसमें उसका थोड़ा सा फॉर्मूला हम वर्कआउट कर रहे हैं। पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो वार्ड मेंबर है, क्योंकि वार्ड मेंबर के ऐसा आदमी होता है उसको सब मालूम होता है किस घर में कौन आदमी है, कौन बीमार है, कौन ठीक है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सारी जानकारी उसको होती है। तो ऐसे लोगों को पंचायत का वार्ड मेंबर, पंचायत का प्रधान, उप प्रधान, ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करके आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ आइडेंटिफाई करें। कोई भी आदमी बीमार है तो उनको हॉस्पिटल में जाकर के टेस्ट करने के लिए कहें, या फिर हमारी टीमें वहां पर जो है विजिट करके जो है उनकी टेस्टिंग के लिए उस प्रोसेस को शुरू कर सके। ये मैं सोचता हूं कि आज की तारीख में आवश्यक है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर ऐसा निकल रहा है जो अभी तक जो है वो उसने टेस्ट भी नहीं कराया, लेकिन 6-7 दिन इंतजार करने के बाद कि ये बुखार ठीक हो जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी, तब तक के लिए वो हॉस्पिटल पहुंचता तो ऑक्सीजन सैचुरेशन 50 और 40 तक आ जाता है। उसके बाद उसको बचाने में बहुत बड़ी कठिनाई होती है और बहुत लोगों की दुखद मृत्यु भी ऐसी परिस्थिति में हुई। सर, वैक्सीन को लेकर एक सवाल है कि जो बॉर्डर एरिया में एटलीस्ट जो वैक्सीनेशन हो रही है, जो बाहर के लोग यहाँ टीका लगवा रहे हैं, और दूसरा जो ओवरऑल सप्लाई है उसका स्टेटस अभी क्या है जो आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी टेकअप करते हैं? देखिए, एक फेज जो फर्स्ट फेज की जो हमारी वैक्सीन है वो बहुत बेहतर चल रही है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसा आप सबको भी जानकारी है कि पूरे देश भर में हम पहले नंबर में हैं, पहले नंबर पर है वैक्सीन के अभियान में, जो फर्स्ट फेज का चल रहा था। और उसके बाद पूरे देश भर में हम उन 2-3 राज्यों में हैं जहां वेस्टेज सबसे कम है,
वेस्टेज बहुत कम है। तो उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि वैक्सीन का अभियान हमारा बहुत बेहतर ढंग से चला है। अब जो दूसरा फेज हमारा पर्टिकुलरली जो 18 से 44 साल का जो है 44 तक का जो है उसकी शुरुआत हमने की है 17 तारीख से, मई से। और उसमें हमको अभी तक जो, हालांकि हमने रिक्वायरमेंट ज्यादा दी थी, हमको सप्लाई की, हमने कहा था कि हमको 5 लाख वैक्सीन एक सप्ताह के अंदर जो है वो हमारी प्लानिंग है इसको देने की, तो उसके लिए हमारी तैयारी भी थी। लेकिन वो उपलब्धता जितनी हो पाएगी उसके आधार पर निर्धारित होना है, तो इसलिए अभी तक 1,07,000 वैक्सीन हमको उपलब्ध हो पाई है। और उसके हमने फेज मैनर में जो है वो स्लॉट दे करके वैक्सीन को शुरुआत की है और वैक्सीन ठीक प्रकार से चली है। जहां तक आप बॉर्डर एरिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नेशनल पोर्टल है रजिस्ट्रेशन के लिए, और नेशनल पोर्टल होने की वजह से कोई भी आदमी कहीं भी बैठ करके रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो कुछ जगह ऐसा हुआ है, थोड़ा बहुत नंबर ऐसा जो हिमाचल का था नहीं, लेकिन हिमाचल में आकर के वैक्सीन कर रहा है। तो ऐसा ये भी सही है कि हिमाचल का आदमी दूसरे स्टेट में भी जाकर के वैक्सीन कर रहा है। तो ये दोनों तरफ से इस तरह की है, क्योंकि नेशनल पोर्टल है और नेशनल पोर्टल में ये टेक्निकली थोड़ा इसको सेग्रीगेट करने में जो है थोड़ा सा इसमें कठिनाई आ रही थी। इस बात को लेकर के हमने केंद्र से बात तो की है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में शायद इस दौर से चलना पड़ेगा। सर, एक जो थर्ड वेव की जैसा अब अपेक्षित है कि बच्चों को इम्पैक्ट करेगी, बड़े सारे राज्य इसकी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, हम लोगों ने भी एक टास्क फोर्स बना दी है ऑलरेडी, लेकिन और क्या तैयारी सरकार की है? क्योंकि जो बाकी लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है अभी, वो बच्चों के काम उतना नहीं आता जितना कि अभी प्रेजेंटली हम लॉजिस्टिक्स सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो कहा जा रहा है थर्ड वेव के बारे में, वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस वायरस के बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। साइंटिस्ट भी परेशान है, सब लोग परेशान हैं। इसने बहुत सारी चीजों में जो है बहुत चकित किया है कई जगह। जो भी स्थिति होगी उसके लिए प्रिपरेशन के लिए हमने कहा है, और स्वाभाविक रूप से इस बात से भी हम सहमत हैं कि बच्चों के ट्रीटमेंट का जो है प्रोटोकॉल अलग ऐसे भी होता है, और ऐसे भी हमको बहुत सारी चीजों में, चाहे उनको जो भी टेक्निकली उसमें सारी चीजें रहेंगी, उनके रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो इलाज के लिए, उनके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, उसके लिए हमने कहा कि वो प्लान कर लीजिए, और प्लान करने के साथ साथ में क्या चीजें करनी पड़ सकती हैं, उस दृष्टि से हमने जरूर कहा है, और वो चीजें हम वर्कआउट कर रहे हैं। सर, जो इसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे राज्य जो कोविड डेथ हुई हैं, जैसे दिल्ली है, इवन मध्य प्रदेश का भी हमने कल ही सुना कि वो भी यहाँ जो उनके यहाँ डेथ हुई है उनको मुआवजा दे रहे हैं प्रति फैमिली जो भी है। हिमाचल में अभी सरकार क्या सोच रही है? क्या हम कोविड डेथ ऑडिट करेंगे ये देखने के लिए कि इम्पैक्ट कितना है और किस तरह से इनको कंपनसेट करेंगे? नहीं, जहां तक कोविड के कारण डेथ हुई है, इस संदर्भ में विचार इस तरह के हमारे पास आ रहे हैं, कई तरह के सुझाव भी आ रहे हैं। उन सारी चीजों पर हम विचार कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, और हम इस बात को भी देख रहे हैं कि मानवीय दृष्टि से इसमें मदद करने के लिए क्या रास्ता निकलता है, वो रास्ता निकालना भी चाहिए। लेकिन सरल भी नहीं है, जो हालात हैं, परिस्थिति हमारे सामने है, क्योंकि कोविड के कारण बहुत बड़ा आर्थिक संकट के दौर में से देश और प्रदेश गुजर रहा है, ये भी हमको मानना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों को लेकर के क्या सोचा जा सकता है? कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो बहुत ही गरीब हैं, कुछ जगह हमने कहा है, जैसे बच्चे अगर अनाथ हो गए हैं, पेरेंट्स ही नहीं रहे उनके पास, उनके लिए हमने योजना घोषित कर दी है। और उसके अलावा हम इस बात पर भी सोच रहे हैं कि जो महिलाएं विधवा हुई हैं, उनके लिए तुरंत पेंशन का प्रावधान जल्दी से जल्दी जो किया जाए, जो प्रोसेस से डिले ना हो, तो उस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए हम वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो बहुत कुल मिलाकर के जो गरीब परिवार से संबंधित हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है? हालांकि इसको इस प्रकार से अलग अलग डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मृत्यु तो मृत्यु है, चाहे वो अमीर परिवार से है, चाहे गरीब परिवार से, चाहे वो मध्यम परिवार से है। ऐसी सूरत में उसको डिफाइन करना बहुत कठिन होता है। तो फिर भी अगर कोई उसमें गुंजाइश निकलेगी, निश्चित रूप से उस पर आगे बढ़ करके जो हालात जब सुधरेंगे तो उस पर देखेंगे। सेकेंड वेव के इम्पैक्ट के बाद सर, आपकी सरकार की विकास योजनाएं और आपकी बजट अनाउंसमेंट जो इस साल हुई हैं, उन पे क्या कोई असर तो नहीं आने वाला अगर हम फाइनेंशियल उस हिसाब से देखें?
देखिए, इसका असर तो स्वाभाविक रूप से है। वर्किंग सीजन पे इम्पैक्ट आ रहा है। पिछले साल भी हमारा, क्योंकि हिमाचल में हमारा वर्किंग सीजन कम होता है और यही सीजन पिछले साल टूरिज्म का हमारा था, अब की बार भी टूरिज्म का सीजन था। आजकल चारों तरफ जो है हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट का बहुत बड़ा क्राउड देखने को मिलता, लेकिन वो दौर हमारा खराब हुआ। पिछले साल भी हुआ, अब की बार भी हुआ है। आर्थिक रूप से नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं ये मानता हूं कि जो हमारी कमिटमेंट हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया, उनको पूरा करेंगे और प्रभावित नहीं होने देंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बाधा है, लेकिन लंबे समय के लिए इसको बाधित नहीं होने देंगे। एक लास्ट सवाल सर, पंजाब सरकार ने जो फाइनेंस कमीशन, उनका जो वेतन आयोग है उसकी रिपोर्ट दे दी है। हालांकि वहां कैबिनेट में अभी जो बाकी फैसला है वो अब हम इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल सरकार ने अभी तक क्या वर्कआउट इस पे किया है और कब से हम इसकी उम्मीद करें? देखिए, अभी तो हम, मोटी सी बात है कि हम पंजाब को फॉलो करते हैं पे कमीशन के सिलसिले में, और अभी पंजाब अभी कैबिनेट करने के बाद, उसके बाद कब से लागू कर रहे हैं, क्या क्या स्वरूप उसका रहेगा, उन सारी बातों पर उसके बाद ही हम अगली कॉल लेंगे, वो अगला निर्णय करेंगे। अभी की जो कोविड के हालात हैं सर, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सहयोग उनसे अभी तक चाहिए? मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत सावधानी के साथ चलने की आवश्यकता है, संयम बरतने की आवश्यकता है। कोविड को रोकना आज की तारीख में हमारी सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन सरकार की ही प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। ये आम जनमानस की एक प्राथमिकता होनी चाहिए, एक हर व्यक्ति की, एक हर नागरिक की एक प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता है। आप सबका सहयोग पहले भी मिला। फर्स्ट फेज का जो कोविड का दौर था उसको हमने पार किया, और ये सेकंड फेज का बहुत घातक है, खतरनाक है। पहले की तुलना में मृत्यु भी ज्यादा हो रही है, संक्रमण भी बहुत तेजी से फैल रहा है। इसमें आप सबका सहयोग उसमें हमको चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि शादियां और उस प्रकार से दूसरे जो भी कार्यक्रम आयोजित हम घर में करते हैं, चाहे वो भागवत है, चाहे कोई पूजा है, कोई देवताओं का कार्यक्रम है, चाहे वो जन्मदिन के कार्यक्रम है, रिटायरमेंट के कार्यक्रम है, हम फिलहाल बिल्कुल सख्ती करें कि इस वक्त कोई कार्यक्रम नहीं। इस वक्त सिर्फ एक ही कार्यक्रम, हमको कोविड को हराना है और हिमाचल प्रदेश को इस दौर से बाहर निकालना है, कोविड के इस दौर से बाहर निकालना। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ा अंतर आया। 41,000 से, यानी कि 41,000 से हम 33,000 तक पहुंचे हैं। सुधार हुआ है, और सुधार तभी हुआ है जब रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई थी उस पर आप लोगों ने अमल किया, और जब आप सब ने हमको सहयोग किया, उसके परिणाम सार्थक लगता है। तो इस सहयोग को आप कायम रखें, बनाए रखें, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। जी, बहुत शुक्रिया सर।